बीम अगर ऐसी होती है तो उसको हम कौन सा बीम कहते हैं? कन्वर्जेंट। कन्वर्जेंट बीम है ये डाइवर्जेंट बीम है। और ये जो है वो पैरेलल बीम है। क्लियर? अब ध्यान देना, जैसे हम लोग इसका एग्जाम्पल देखें तो तुम जानते हो कि अगर कोई एक लेंस तुम लो और इस पे एक लाइट पैरेलल गिराओ तो ये बीम के फॉर्म में होता है। मान लो तुमने एक टॉर्च जलाया और टॉर्च से लाइट जो है वो ऐसे बीम के फॉर्म में फॉल हुई, तो सब रे जो हैं एक दूसरे के क्या हैं? पैरेलल हैं। अच्छा, यहाँ पे जब हम आगे बढ़ेंगे तो इस बीम की डायमीटर कांस्टेंट रहती है या बीम की डायमीटर जो है वो वेरिएबल होती है? तो पैरेलल बीम में जो बीम की डायमीटर होती है वो कांस्टेंट रहती है। अच्छा, जो एनर्जी यहाँ से पास हो रही है वही एनर्जी यहाँ से पास हो रही है, तो एनर्जी पर यूनिट एरिया इसको हम कहते हैं इंटेंसिटी। तो यहाँ पे इंटेंसिटी जो पैरेलल बीम में होगा वो कांस्टेंट रहेगा या वेरिएबल रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। इसकी बीम डायमीटर कांस्टेंट रहती है, उसकी इंटेंसिटी भी क्या होती है? कांस्टेंट होती है। ये मान लो लेंस है और पैरेलल लाइन तुमने गिराया, तुम जानते हो कि ये फोकस हो जाती है, ठीक है? फोकस पे ये सारी रेज मिलती हैं। तो ये जो रेज हैं वो कन्वर्जेंट रे हैं या डाइवर्जेंट हैं? कन्वर्जेंट है। यहाँ पे जो डायमीटर होगी और यहाँ पे जो डायमीटर होगी, तुम देख सकते हो कि धीरे धीरे इसकी डायमीटर जो होती है वो क्या होती है? कम होती है। तो इसकी इंटेंसिटी कम होगी या बढ़ेगी? बढ़ेगी। जो भी यहाँ पे एनर्जी थी वो कम एरिया में आ गई, तो एनर्जी अपॉन एरिया इंटेंसिटी क्या होती है? बढ़ जाती है। तुमने देखा होगा कि तुम जब लेंस लेते हो और कोई पेपर यहाँ पे रखते हो उसके फोकस पे, तो पेपर जो है वो जल जाता है। सीधी सी बात है कि जो भी एनर्जी यहाँ पे थी वो सब एनर्जी को ये समेट के और इस पॉइंट पे पहुँचा दिया, तो यहाँ पे इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा हो जाएगी। इंटेंसिटी अगर बहुत ज़्यादा हो जाएगी तो पेपर जो है ठीक कम पॉइंट पे बहुत ज़्यादा हीट होगी तो पेपर क्या हो जाएगा? जल जाएगा। अगर हम डाइवर्जेंट बीम की बात करें तो देखो यहाँ के बाद ये रेज जो है ना ऐसे निकल जाती हैं, तो आगे बढ़ने पे रे के डायरेक्शन में जाने पे इसकी डायमीटर बढ़ती है या घटती है? बढ़ती है। और अगर डायमीटर अगर बढ़ेगी तो इंटेंसिटी कम होगा या ज़्यादा होगा? कम होगा। जैसे तुम इस केस में बीम के डायरेक्शन में जाओगे, डायमीटर इंटेंसिटी कांस्टेंट होती है। इसमें बीम के डायरेक्शन में जाओगे, डायमीटर घटती है और इंटेंसिटी बढ़ती है। इसमें अगर बीम का डायरेक्शन मूव करोगे तो डायमीटर बढ़ेगी और इंटेंसिटी क्या होगी? इन सब सारे पॉइंट्स को आप लोग लिख लें। देखिए, दो चीज़ों के बारे में हम लोग थोड़ा सा पढ़ेंगे। इनफैक्ट दो टॉपिक मैं नहीं बोलूँगा उसको, दो क्वेश्चंस कहूँगा मैं आपको। सबसे पहला क्वेश्चन है कि हम लोगों को भगवान ने दो आँखें क्यों दी हैं? क्या एक आँख से काम नहीं चल सकता था क्या? बोलिए। फील्ड ऑफ व्यू क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। जब हम एक आंख बंद करते हैं तो हमें कम फील्ड दिखाई देता है, और जब दो आंखें हम देखते हैं, ठीक है, तो हमें क्या होता है? ज़्यादा दिखाई देता है। क्या एक आंख का मतलब एक आंख से हमें 3D व्यू दिख सकता है क्या? नहीं, हम लोग को 3D व्यू नहीं देखता। ठीक है, चलो हम लोग बात करते हैं इस बारे में, है ना? हम उसको प्रैक्टिकली देखने का प्रयास करते हैं कि 3D का मतलब क्या। आप लोग एक काम करें, एक आंख बंद करें आप लोग, और एक ऐसे हाथ रखें, ऐसे उंगली रखें थोड़ा सा दूर अपने से, ठीक है? बिल्कुल एक आंख को बंद रखें। उसके दूसरी उंगली लें आप, है ना, और इस उंगली के ऊपर लाने का इसको प्रयास करें आप, ठीक है? टच नहीं करें, टच करेंगे फिर से आप हटाएं। आप लोग टच कर रहे हैं उसको, फिर से स्टार्ट करें आप लोग, फिर से स्टार्ट करें, हटाएं आप। एक आंख बंद करें, एक ऐसे उंगली लाएं और एक दूसरे हाथ की उंगली को इसके ऊपर रखने का प्रयास करें। अब आंख खोलें आप लोग। अगर टच कर देंगे तब तो वो आंख नहीं, वो तो फिर दिमाग जो है वो चीज़ों को कंट्रोल कर रहा है।
टच सेंसेशन से। मैं आंखों की बात कर रहा था सिर्फ। आप देखते होंगे कि आपकी उंगलियां जो हैं वो मिसमैच हो रही हैं, एक जगह पे नहीं आ रही हैं, क्योंकि देखिए इसका हम लोग रीज़न ढूंढेंगे। इसको हम लोग पैरालैक्स कहते हैं, पैरालैक्स एरर कहते हैं। हम लोग देखते हैं इसकी बात हम लोग कर लेते हैं कि ऐसा क्यों होता है। देखिए जैसे कोई ऑब्जेक्ट है और हम यहाँ से देख रहे हैं, तो यहाँ से रेज चली, आंखों तक पहुँची, तो हमारे आँख को ये पता होगा कि इस लाइन पे ऑब्जेक्ट कहीं पे है, लेकिन इस लाइन पे कहाँ है ये हमारी आँख को पता नहीं होगा। अगर दो आँखें होती हैं तो एक रे ऐसे चलती है, दूसरी रे ऐसे चलती है। अच्छा, ये आँख दिमाग को बताती है कि भाई इस लाइन पे कहीं है, ये आँख दिमाग को बताती है कि इस लाइन पे कहीं है। एग्जैक्ट दोनों आँख मिलके दिमाग को ये सेंस होता है कि इस पोजीशन पे है। तो एक आँख जो है वो पोजीशन नहीं बता सकती, वो स्ट्रेट लाइन बता सकती है कहाँ पे इमेज होगा। 3 डायमेंशन की व्यू जो है, 3 डायमेंशनल व्यू, वो एक आँख से नहीं हो सकता है ना। याद रखिएगा, जो हम लोग क्रिकेट का गेम जो है वो पॉसिबल है एक आँख से खेलना, ये मुझे बताओ? नहीं, क्योंकि बॉल की पोजिशनिंग जो है वो हमें पता नहीं चल पाएगी। हाँ, अगर बॉल स्ट्रेट लाइन में आ रही है तब तो हम उसको मार सकते हैं, हम बैट को उसी लाइन में ले जाएं जिस लाइन में बॉल आ रही है, हमें पता होगा कि बॉल इस लाइन पे आ रही है। लेकिन टाइमिंग हम लोगों की खराब हो सकती है। लेकिन कुछ क्रिकेटर्स हैं, जैसे नवाब पटौदी हो गया, उसकी एक आँख खराब थी, फिर भी वो जो सैफ अली का पापा, अब पहचान गए होगे तुम लोग, है ना। तो सैफ अली खान का जो पापा था, उसकी एक आँख पत्थर की थी, फिर भी, है ना, क्रिकेट जो है बहुत अच्छा खेलता था, है ना। तो मेंटली कुछ लोग इतने स्ट्रांग होते हैं, है ना, कि उनको आँखों की ज़रूरत नहीं होती दोनों आँखों की पोजीशन देखने के लिए, वो एक ही आँख से पोजीशन देख लेते हैं, सेंस कर लेते हैं। तो दो आँख से जो है हम लोग पोजीशन 3D व्यू देख पाते हैं। क्लियर? एक चीज़ तुमने देखा होगा, शूटिंग जो है हम लोग एक ही आँख से करते हैं, एक आँख हम लोग बंद करके करते हैं, क्योंकि शूटिंग के लिए, है ना, हमारी जो गोली चलनी चाहिए वो एक स्ट्रेट लाइन में चलनी चाहिए। उसके लिए पोजीशन कोई ज़रूरी नहीं है। मान लो तुमने गोली चलाई है ऐसे, अब ये यहाँ पे हो टारगेट, ये यहाँ टारगेट हो, यहाँ टारगेट हो, टारगेट यहाँ हो, ये लाइन जो है, तो गोली जब चलेगी तो वो इसी तरह से मूव होगी। हाँ, हम कॉन्सेंट्रेट होने के लिए एक आँख को देखते हैं, एक आँख से लेते हैं, जिससे कि हम कॉन्सेंट्रेट कर पाएँ अपने आप को, है ना। अगर दोनों आँखें रहती हैं तो हम लोग ज़्यादा, मतलब कॉन्सेंट्रेशन हम लोग की हाई नहीं होती, बहुत सारी चीज़ें दिखती रहती हैं। अब एक लाइन में एक आँख से देखने में क्या होती है, हमारी कॉन्सेंट्रेशन जो है बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, हम लोग उस टारगेट पे फोकस कर पाते हैं अपनों आपको। क्लियर है? एक और चीज़ है ना, एक और चीज़ है, एक और क्वेश्चन है, हमारी आँख जो है क्या वो ऑब्जेक्ट की रियल साइज को मेज़र करती है? क्या रियल साइज को मेज़र करती है, या मतलब एक साइज रियल साइज को मेज़र करती है या रियल साइज को मेज़र नहीं करती, ये मुझे बताओ। मतलब हम लोग जब किसी चीज़ को देखते हैं, क्या हम उसके रियल साइज को देखते हैं या एपरेंट साइज को देखते हैं? एपरेंट साइज को देखते हैं, हम रियल साइज को नहीं देखते हैं। देखो, जैसे मान लो ये आँख है, तुम लोग जानते हो कि यहाँ पे सेंसर्स होते हैं, उसको कुछ कहते हैं, कप्स एंड कोन्स कुछ कहते हैं। मान लो ये ऑब्जेक्ट है यहाँ पे, तो इसकी जो इमेज बनती है वो कुछ ऐसे बनती है। तो ये पूरे इस पार्ट पे लाइट पहुँचती है, इस पूरे पार्ट पे जब लाइट पहुँचती है तो ये तो एक वो इमेज बनाता है ना, ये सिग्नल भेजता है आँखों को, सॉरी माइंड को, और माइंड जो है वो इमेज बनाता है। ये थीटा है, ये थीटा है। याद रखना, इसी ऑब्जेक्ट को अगर मैं नज़दीक रख दूं, इसी ऑब्जेक्ट को अगर मैं नज़दीक रख दूं, तो अब जो लाइट पहुंचेगी वो इतने तक पहुंचेगी, इतने तक पहुंचेगी। तो पहले का एंगल बड़ा था या अब का एंगल बड़ा है, ये मुझे बताओ। अब का एंगल बड़ा है। तो तुम अगर किसी चीज़ को नज़दीक रखो, जितना ये ज़्यादा सेंसर्स चमकेंगे, जितने ज़्यादा एरिया में, उतनी ज़्यादा बड़ी साइज़ हमको दिखाई देती है। इस पेन को अगर मैं यहाँ पे रख दूँ तो इसकी साइज़ मुझे बहुत बड़ी दिखाई देती है, लेकिन अगर इसको मैं 1 किलोमीटर दूर जाके रखूँ तो इसकी साइज़ मुझे बहुत छोटी दिखाई देती है। याद रखिएगा, जो आँखें होती हैं वो साइज़ मेज़र नहीं करती, वो एंगल मेज़र करती है। जितना ज़्यादा एंगल होगा आँखों के ऊपर, उतनी ज़्यादा उसकी साइज़ दिखाई देगी।
तुम चाहो, कभी कभी तुम क्या करते हो, तुम जाते हो तो जैसे पहाड़, तुम गाड़ी में जा रहे हो और कोई पहाड़ दिखती है तुमको, पहाड़ तुम देखते हो, तो तुम पहाड़ को ऐसे करके देखते हो तो वो पहाड़ जो है इन दोनों उंगलियों के बीच में आ जाता है ना, है ना। कोई हाथी अगर बहुत दूर है, तुम ऐसे करके देखते हो तो हाथी को तुम इन दोनों उंगलियों के बीच में ले लेते हो, तो क्या इतना छोटा हो जाता है क्या हाथी? नहीं। सीधी सी बात है कि ये जितना एंगल बना रहा है तुम्हारे आंखों पे और हाथी जितना एंगल बना रहा है तुम्हारी आंखों पे, दोनों बराबर हो जाते हैं। जैसे मान लो एक तुमने कुत्ते को यहाँ रखा और एक तुमने हाथी को यहाँ रखा दूर थोड़ा सा, तो अगर ये दोनों एंगल सेम है, हाथी का भी एंगल वही है आंखों पे और कुत्ते की भी का भी एंगल वही है, तो अगर दोनों सेम एंगल बनाएंगे तो दोनों की साइज जो हमें दिखाई देगी वो क्या दिखाई देगी? सेम दिखाई देगी। क्लियर है? बोलो। अच्छा एक और क्वेश्चन मैं तुम लोगों से पूछता हूँ। जैसे तुम ट्रेन में जा रहे हो, तुम्हारी वेलोसिटी v है। अच्छा, अर्थ फ्रेम में जो पटरियों के नज़दीक में जो पेड़ हैं वो रुके होते हैं या मूव कर रहे होते हैं? रुके। अर्थ फ्रेम में पेड़ देखा तूने अर्थ फ्रेम में कभी मूव करते हुए? मैंने तो नहीं देखा भाई। अर्थ फ्रेम में पेड़ रुके हुए होते हैं, मूव कर रहे होते हैं? नज़दीक वाले, दूर वाले रुके होते हैं। तो अगर तुम ट्रेन फ्रेम में देखो, ट्रेन में बैठ के, तो नज़दीक वाले पेड़ कितने वेलोसिटी से जाएंगे? अगर ट्रेन की वेलोसिटी v है तो v से किस तरफ? पीछे। और दूर वाले पेड़? मैं रिलेटिव की बात कर रहा हूँ, मैं रिलेटिव, तुम छोड़ो, जो तुम देखते हो उसको तुम छोड़ो, रिलेटिव वेलोसिटी की बात कर रहा हो। तुम अगर ट्रेन में बैठो तो दूर वाले पेड़ की वेलोसिटी कितनी होगी? v किस तरफ होगी? पीछे। और नज़दीक वाले कितनी होगी? v किस तरफ? पीछे। लेकिन रियलिटी में क्या होता है ये मुझे बताओ। दूर वाली पेड़ क्या होते हैं? मतलब कम स्पीड से जाता हुआ दिखाई देते हैं, कभी कभी तो रुके हुए दिखाई देते हैं और कभी कभी आगे जाते हुए दिखाई देते हैं दूर वाले पेड़। क्लियर? चंदा मामा कब क्या दिखाई देते हैं? साथ में चलते हैं ना, पीछे तो नहीं जाते हैं। चंदा मामा जाते हैं आगे? चंदा मामा किस तरफ जाते हैं? चंदा मामा पीछे जाते हैं, आगे चलते हैं? साथ में, साथ में, उसी को आगे जाना कहते हैं। तुम आगे जा रहे हो, चंदा मामा भी आगे जा रहे हो, उसको आगे जाना ही कहते हैं। तुमसे आगे जाने की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं आगे जाने की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो तुमने देखा होगा कि नज़दीक वाले पेड़ बहुत तेज़ी से भागते हैं और दूर वाले पेड़ क्या होते हैं? धीरे भागते हैं। देखना है एक चीज़, जो हमारी आंखें हैं ना वो एंगल मेज़र करती हैं। तो कोई चीज़ अगर दूर होगा तो ये एंगल कम होगा या ज़्यादा होगा? कम होगा। तो अगर एंगल मेज़र करती हैं आंखें हैं तो वो v मेज़र नहीं करती, वो ओमेगा इज इक्वल टू डी थीटा बाई डी टी मेज़र करती हैं। आंखें हमारी एंगुलर वेलोसिटी मेज़र करती हैं, हमारी आंखें जो हैं वो लीनियर वेलोसिटी मेज़र नहीं करती, तो डी थीटा बाई डी टी मेज़र करती हैं। तो थीटा अगर कम होगा तो डी थीटा बाई डी टी क्या होगा? कम होगा, तो ओमेगा कम होगा। तो दूर वाले पेड़ जो होती हैं उनकी ओमेगा कम होती हैं और जो नज़दीक वाले पेड़ होती हैं उनकी ओमेगा ज़्यादा होती हैं, तो तेज़ी से पीछे निकलती हैं। क्लियर है सबको? और अब बात साथ में चलने की, दूर वाले पेड़ भी पीछे ही जाती हैं, लेकिन होता यह है कि हम एक साथ नज़दीक वाले पेड़ और दूर वाले पेड़ को एक साथ देखते हैं। अब नज़दीक वाला पेड़ तो बहुत तेज़ी से पीछे निकलता है और दूर वाला पेड़ जो धीरे से पीछे निकलता है, तो रिलेटिवली जब हम दोनों को एक साथ देखते हैं, मान लो तुम एक ट्रेन है, एक बहुत तेज़ी से चल रही है, एक पीछे आगे चल रही है धीरे से, तो तुम अगर दोनों को एक साथ देखोगे तो तुमको जो दूसरी ट्रेन है वो तुमको उल्टे दिशा में जाती हुई दिखाई देंगी, क्योंकि तुम रिलेटिवली देख रहे हो, दोनों ट्रेन को एक साथ देख रहे हो। नहीं आ रहा है समझ में? मान लो तुम स्टेशन पे खड़े हो और एक ट्रेन बहुत तेज़ी से निकली और उसके पीछे एक दूसरी ट्रेन धीरे से जा रही है, तो तुमको दूसरी ट्रेन दिखाई देगी कि वो आगे नहीं जा रही है, किस तरफ जा रही है? पीछे जा रही है। ठीक है, तो यहाँ पे यही होती है सारी बातें। क्लियर? तो रिलेटिव वेलोसिटी दोनों की सेम होती है, नज़दीक वाले पेड़ की भी और दूर वाले पेड़ की भी रिलेटिव वेलोसिटी सेम होती है, लेकिन चूंकि एंगुलर वेलोसिटी डिफरेंट होती है तो हमें डिफरेंट स्पीड से वो चलता हुआ दोनों पेड़ दिखाई देता है। ठीक है, क्लियर? चलिए, आप लोग चाहें तो इन सब चीज़ों को लिख लें कि आँख जो है वो है ना एंगल मेज़र करता है, साइज़ मेज़र नहीं करता, एपरेंट साइज़ मेज़र करता है,
फिर से एक और कोई बात, हाँ, एक आँख जो है वो 3D में नहीं दिखा सकता हमें, 2D में हमें दिखाता है, ठीक है।